हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 की डिटेल्ड स्ट्रेटजी के बारे में। आप सभी को पता है आपकी जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो यहाँ पर आउट हो चुकी हैं। आपका जो पेपर है 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक होगा। लगभग आपके हाथ में आपके पास 4 महीने हैं अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए और अपना फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। और ये जो डिटेल्ड स्ट्रेटजी वीडियो है ये मेन फोकस है हमारा बिगनर्स पर। अगर आप एमटीएस के बारे में आज कुछ भी नहीं जानते हो, जीके का आपको सिलेबस तक नहीं पता, इंग्लिश का आपको अभी तक सिलेबस तक नहीं पता, आप अभी भी कैसे इन 4 महीनों में अपना सिलेक्शन ले सकते हो, अगर आप आज से भी अपना पढ़ना स्टार्ट करो तो कैसे इन 4 महीनों में सिलेक्शन ले सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे, उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, उस प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप जो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, जो चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे, हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो यहाँ पर थोड़ी सी लंबी भी होगी। यहाँ पर हमने एमटीएस 2024 के सभी पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताएंगे। हम ये भी बताने वाले हैं कि कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज है, किस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है, प्रॉपर डिटेल्ड में सब्जेक्ट वाइज टॉपिक भी देखेंगे, उसकी प्रिपरेशन भी देखेंगे, सेक्शनल टेस्ट उसमें लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। कहने का मतलब है एमटीएस 2025 की तैयारी से लेके जो भी आपके डाउट हैं वो एक इस इंडिविजुअल सिंगल वीडियो में आपके सभी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और तैयारी कैसे करनी है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल जीरो से लेके फाइनल सिलेक्शन के बारे में। और ये वीडियो जैसे मैंने लिखा हुआ है पैनिसिया होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए। पैनिसिया मीन्स रामबाण होने वाली है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो, वीडियो को शुरू करें सबसे पहले एक डाउट आता है, सबसे पहला डाउट, जो पहला मैं आपको शुरू से हम डाउट भी क्लियर करते चलेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला डाउट आता है वो ये आता है, क्या भैया ये जो 4 महीने हैं अगर मैं बिल्कुल जीरो से करता हूँ, बिल्कुल अभी मैं एमटीएस के बारे में जाना हूँ, पेपर होता है, ऐसे ये सब्जेक्ट आते हैं, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सकता है? तो इसका आंसर है 100% यस। देखो, एमटीएस 2024 में जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी बच्चों से हमने इंटरव्यू भी किया है, आप जाके चैनल पे इंटरव्यू पड़े हुए हैं, देख सकते हो। एमटीएस 2024 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इंटरव्यू, साथ में वैसे भी काफ़ी लोगों से फ़ोन पे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि भैया मैंने लास्ट 2-3 महीने 4 महीने पढ़ के इस पेपर को क्रैक किया है। बहुत सारे बच्चों को कंपटीशन एग्जाम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने 3-4 महीने में पढ़ के अच्छे से कंसिस्टेंट रहे और पढ़ के उन्होंने पेपर को निकाला है। अब पेपर को निकालने के लिए आपके पास टाइम तो सफिशिएंट है। अगर कुछ चीज़ चाहिए तो वो चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब डेली आपको पढ़ना है, मीन्स पढ़ना है। अगर आप 4 महीने तक डेली पढ़ सकते हो, महीने में अगर 30 दिन में से भी अगर आप 25 दिन पढ़ सकते हो डेली 6 से लेके 8 घंटे, आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम इस पेपर की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में जानें, उससे पहले थोड़ा-सा हम पेपर पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक चीज़ है, वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है तो यहाँ पर इसे 2x या 1.5x पे देख लेना, जिससे कि आप जल्दी देख पाओ वीडियो को। लेकिन ट्राई करना कि स्किप ना करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बीच-बीच में बताऊँगा, ठीक है? और कोई और टॉपिक पे बात कर रहे होंगे और कोई चीज़ बता रहा हूँगा जैसे डाउट वगैरह से रिलेटेड, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ आप मिस कर दोगे। तो आप स्किप मत करना, चाहे आप इसकी वीडियो की स्पीड बढ़ा लो। सबसे पहले हम थोड़ा-सा यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और पेपर पैटर्न के बारे में बात करें उससे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न क्या चेंज होगा? तो भाई जो पेपर पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा, मैं आपको इस चीज़ की इंश्योरिटी दे रहा हूँ। आपका जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न वैसे ही रहेगा, आपका पेपर पैटर्न यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो बिल्कुल आप अच्छे से इस डाउट को दिमाग से निकाल के तैयारी करते रहो। अब यहाँ पर पेपर पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। हमारा सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग आता है। सेशन 1 ऐसे समझो कि 2 सेशन आते हैं, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन ए। पहले आपको सेशन 1 खुलेगा, इसकी टाइमिंग चलेगी, इसके क्वेश्चन कर पाओगे। मतलब जब आप पेपर दे रहे होंगे तो जब तक आप इसको सबमिट नहीं करोगे दूसरे सेशन के क्वेश्चंस नहीं देख पाओगे। पहले आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरे सेक्शन पे या सेशन पर जा सकते हो। अब पहले सेशन में क्या क्या आएगा? तो पहले सेक्शन में बी मैथ और रीजनिंग आएगा। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का होगा और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये हमारी लाइन इम्पोर्टेंट है। ये कहती है, ये आपको क्या कहती है?
क्वालिफाइंग इन नेचर ये कहती है भैया तुझे मैथ और रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वालिफाइंग इन नेचर अगर लिख दिया एग्जामिनर ने तो उसने बोल दिया कि भाई तुझे मैथ और रीजनिंग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे भैया मैथ और रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है क्यों? क्योंकि वो कह रहा है जो सेशन 1 में हम टोटल 40 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, सेशन 1 में मैथ और रीजनिंग के मिला के यहाँ पर जो हम 40 क्वेश्चन दे रहे हैं, 40 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं, है ना। अब इसमें से 20 तो मैथ के हैं तो 20 रीजनिंग के हैं। अब आप बोलोगे कि भैया ऐसा होगा अगर 12 क्वेश्चन सही करने होंगे तो 6 क्वेश्चन मैथ के करने होंगे, 6 क्वेश्चन रीजनिंग के करने होंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं, एग्जामिनर ने ये भी नहीं कहा आपसे। आपसे उसने कहा रीजनिंग में भाई तू 10 कर दे, मैथ में अगर तू 2 कर दे, दोनों को मिला के तू 12 क्वेश्चन सही कर दे अगर तू यूआर कैटेगरी से है। एग्जामिनर आपसे ये कहना चाह रहा है। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो एग्जामिनर आपसे कहना चाह रहा है सिर्फ आप 10 क्वेश्चन सही कर दो, और वहीं पर अदर कैटेगरी से हो SC ST या अदर कैटेगरी से हो तो सिर्फ आप 8 क्वेश्चन सही कर दो। एग्जामिनर सिर्फ आपसे इतना सी बात कह रहा है। और एग्जाम का लेवल एग्जामिनर ने बहुत ईजी रख दिया है। आप MTS 2024 के, 2023 के, 2022 के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस उठा के देख लो। हमारी भाषा में हमारे तरफ कहते हैं हलवा, जी को क्या बोला जाता है? हलवा बोला जाता है। भैया एकदम हलवा क्वेश्चन आते हैं मैथ और रीजनिंग के। आप अगर थोड़ी सी भी आपको बेसिक समझ है, आज से पहले आपने मैथ और रीजनिंग नहीं करी है, आप आराम से 1-2 घंटे भी दे दोगे ना 15-20 दिन तक मैथ और रीजनिंग को, आप आराम से आप यहाँ पर मैथ और रीजनिंग कर सकते हो। इतने हलवा क्वेश्चन आते हैं। अभी सिलेबस और स्ट्रेटजी कहाँ से करनी है वो तो सारी चीज़ें बताऊंगा। और अगर आप थोड़े से रिपीटर हो, अगर आप 3-4 महीने तैयारी करके आ रहे हो, मैथ और रीजनिंग पढ़ के आ रहे हो, तो मेरे भाई आपको मैथ और रीजनिंग यहाँ पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह का पेपर आता है। आपको टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ और रीजनिंग के, टोटल आपसे 12 क्वेश्चन सही नहीं होंगे क्या? और जब आप 12 क्वेश्चन सही कर सकते हो तो इस पर टाइम वेस्ट क्यों करना, क्योंकि आपके सिलेक्शन में मैथ और रीजनिंग के मार्क्स जुड़ेंगे ही नहीं। जब मैथ और रीजनिंग के मार्क्स जुड़ेंगे ही नहीं तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को पढ़कर अगर मैं सिर्फ MTS की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं अपना टाइम बर्बाद क्यों करूँ? तो मैंने बोला था कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर लाइन बहुत मजबूत है। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब हो गया कि भैया आपका जो पेपर पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा। मतलब जो आपका पेपर पैटर्न है वो चेंज तो नहीं होगा, साथ में जो आपका पेपर पैटर्न है वो इस तरह का है कि आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। हम आपको सिर्फ 40 में से चाहते हैं 12 क्वेश्चन सही कर दो, और अगर आपने 12 क्वेश्चन सही कर दिए तो भाई आप क्वालिफाई हो जाते हो। फिर आपके सेशन 2 के मार्क्स देखे जाएंगे जिसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो क्यों ना हम सेशन 2 देखें। तो सेशन 2 देखते हैं। ये कहता है भैया आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आप एक गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, आप एक अपने घर वालों को खुद को प्राउड कर पा रहे हो या नहीं, वो 2 सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, जीके जीएस और इंग्लिश। यहाँ पर क्या क्या डिसाइड करेंगे? एक जीके जीएस, जीके का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। जीएस का मतलब यहाँ पर आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपका मैटर करेंगे। अब यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका क्या होना है? फाइनल सिलेक्शन होना है। यहाँ पर गलती से मैथ रीजनिंग लिख गया है। यहाँ पर देखो जीके जीएस के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन जीके जीएस के, 25 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के। अब टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? यहाँ भी 3 मार्क्स का है। तो कितने हो गए आपके? 150 नंबर हो गए। कितना हो गया? 150 नंबर। तो जो आपने, अगर आप MTS 2024 का पेपर देके आए हो या नहीं दिया है, या आपने 2023 या 2022 की जो कट ऑफ देखी है वो इन 150 नंबर में से देखी है। जो कहते हैं ना कि यूपी में UR कैटेगरी की कट ऑफ 131 गई, और ये भी नॉर्मलाइज्ड होती है। ये नॉर्मलाइज्ड वाला खेल मैं बाद में बताऊंगा, चलो अभी बता देता हूँ, एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो बिल्कुल बिगिनर होंगे शायद उनको नहीं समझ में आएगा। जैसे क्या होता है, अब एक शिफ्ट में तो पेपर होगा नहीं। MTS 2024 का मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। MTS 2024 में लगभग 65 शिफ्ट में पेपर हुआ। अब 65 शिफ्ट में क्या है कि एवरेज देखा जाता है। चलो मैं 5 शिफ्ट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, मैं 5 शिफ्ट ले लेता हूँ। एक शिफ्ट में सभी बच्चों ने, जितनों ने बच्चों ने पेपर दिया, अगर उस में बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं ऑन एन एवरेज सपोज 90 नंबर स्कोर कर रहे हैं, सेकंड डे जो पेपर हुआ उसमें सपोज बच्चे 80 नंबर ही स्कोर कर रहे हैं एवरेज सभी मिला के, उसके बाद 70 ही कर रहे हैं, इसमें 110 नंबर स्कोर कर रहे हैं एवरेज, इसमें 100 नंबर स्कोर कर रहे हैं एवरेज। तो SSC क्या करता है,
उसने पेपर लेवल को इक्विवेलेंट बनाने के लिए वो कह रहा है भाई यहाँ सभी बच्चे मिलके एवरेज 70 नंबर ही स्कोर कर पा रहे हैं। अब भाई एवरेज देख रहे हैं, अगर एक शिफ्ट में सपोज 50,000 बच्चों ने नंबर पेपर दिया, 50,000 बच्चों का एवरेज 70 ही आ रहा है, कहने का मतलब है भाई इनके कंपैरिजन में ये शिफ्ट हार्ड है। अब लोएस्ट कौन सी है भैया, इस शिफ्ट में इस दिन 110 स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। तो ये कितने नंबर ज्यादा का डिफरेंस आ गया, एक्चुअल में इतने नंबर का डिफरेंस नहीं आता, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ। तो कितने नंबर का डिफरेंस आ गया, 40 नंबर का डिफरेंस आ गया। अब 40 नंबर का, तो जो इस बच्चे ने यहाँ पर, चलो इस शिफ्ट में अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर 80 स्कोर किया, उसके में 40 ऑन एन एवरेज ऐड कर दिया जाता है। वैसे एक अलग फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो 40 नंबर ऐड कर दिया जाएगा, उसके कितने नंबर बैठ जाएंगे, 120 नंबर बैठ जाएंगे। तो ये होता है नॉर्मलाइज स्कोर, इसको बोलते हैं हम रॉ स्कोर। इसको क्या बोलते हैं, ये तो वो है जो बच्चे ने सच में स्कोर किया है, ये वो है उसके घट के या बढ़ के जो कितने आ गए, नॉर्मलाइज स्कोर ये आ गया। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन, और जो कट ऑफ जाती है वो नॉर्मलाइजेशन पे जाती है। तो जो आप एक्चुअल में कट ऑफ देखते हो वो नॉर्मलाइज्ड होती है, रॉ मार्क्स उससे बहुत कम लाने होते हैं आपको आपकी सिलेक्शन के लिए। वो मैं किसी एक वीडियो में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि इस बच्चे के रॉ मार्क्स इतने थे तब भी इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ, 100 नंबर लाकर बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। वो चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज में क्लियर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर आकर, चाहे उन्हें ज़्यादा समझ है या नहीं है, कट ऑफ बता जाते हैं 125 जाएगी, 130 जाएगी। अब एक बच्चा मॉक टेस्ट जो लगाता है उसमें इतना स्कोर कर ही नहीं पाता, वो डीमोटिवेट होता चला जाता है। मैं बताऊंगा आपको हकीकत क्या है, मैं आपको हकीकत से रूबरू कराऊंगा कि 100 नंबर लाके भी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो, कैसे बच्चों ने लिया है। अगर आप हार्ड शिफ्ट में 100 नंबर ले आए ना, 105 नंबर ले आए, तो आपका 100 नंबर पे भी हो सकता है। सारी चीज़ें बताऊंगा उसमें कि हार्ड में कितना लाना होगा आपको, इजी में कितना लाना होगा, मॉडरेट में कितना लाना होगा, वो प्रैक्टिकल चीज़ें करके दिखा, मतलब प्रैक्टिकल बताऊंगा। यहाँ तो मैं आपको लिख के ही लाया हूँ, साथ में आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा बच्चों का आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा इन 150 मार्क्स पे होगा, इन्हीं में से आपकी कट ऑफ जाती है। उसमें तो सिर्फ आपको 12 क्वेश्चन सही करने हैं, अगर 12 क्वेश्चन से कम सही कर पाते हो तो आपका सेशन 2 के मार्क्स चेक ही नहीं करे जाएंगे। लेकिन वहां अगर आप 12 क्वेश्चन सही कर देते हो, जो कि एक भी बच्चा मैंने ऐसा नहीं देखा जो बोला कि भैया मैं मैथ और रीजनिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत ईजी आता है मैथ और रीजनिंग। क्वेश्चन का लेवल बात करते हैं, जीके और इंग्लिश का कैसा आता है। तो देखो अगर यहाँ पर मैं बात करूँ जीके का, तो जीके के कुछ क्वेश्चंस इजी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हार्ड आते हैं। तो ये मिक्स रहता है जीके का लेवल। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इंग्लिश का लेवल, तो इंग्लिश के जो लेवल रहा है लास्ट 2 साल का, इजी और मॉडरेट रहा है। हार्ड सवाल आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लास्ट एमटीएस 2024 में तो काफ़ी मॉडरेट रहा है, इंग्लिश का जो लेवल था एमटीएस 2024 में काफ़ी मॉडरेट यहाँ पर देखने को मिला है हमें। ठीक है, चलो थोड़ा सा मोटा मोटा बात कर लेते हैं, वो तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। अभी हम आगे स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, थोड़ी सी वैसी बातें करते हैं, जैसे कि अगर हार्ड शिफ्ट आ गई, तो अगर आपने 35 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी सही कर दिए ना, आपका सिलेक्शन होने के 99.99% चांस हैं, या बोलूँगा 100% आपको कोई ना कोई स्टेट मिल जाएगा अगर आपने सारे स्टेट भरे हुए हैं तो। वहीं पर अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट आई, तो लगभग 38 से लेकर 40 क्वेश्चन अगर आप सही कर दोगे विद एक्यूरेसी, वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इजी, जितनी इजी शिफ्ट आएगी उतनी ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अगर इजी शिफ्ट आई तो 41 से लेकर 44 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी आपको करना होगा। ये वाला पार्ट मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि किस बच्चों का स्कोर कार्ड लेके आऊँगा, उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा बहुत बिजी है, आपकी क्लासेस भी शेड्यूल हैं, आपको पॉलिटी भी करा रहा हूँ, आगे की क्लासेस भी देखनी है, बहुत सारा मेरे ऊपर काम है। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, इस वीडियो की भी डिमांड उसी दिन से थी जो हम स्ट्रेटजी वाली ये वीडियो बना रहे हैं, जिस दिन से आपकी एग्जाम डेट्स आई हैं। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिससे अभी ये थोड़ा सा डिले हो गई। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हम इसे 20 तारीख से पहले दे पाएँ, जिससे कि प्रॉपर 4 महीने की स्ट्रेटजी आपको मिल पाए। ठीक है, अभी हमने ये पेपर पैटर्न के बारे में बात कर ली। अब कुछ डाउट्स भी थे आपके, वो भी मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अभी हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। तो सबसे पहले उन सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं जिनकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, देखो मैंने क्या बोला कि हम जिनको पहले कुछ पता ही नहीं था कंपटीशन का आज से पहले, उनके लिए भी तो हम बात कर रहे हैं साथ में। तो अगर आप बिल्कुल जीरो से कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको मैथ देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको रीजनिंग देखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा बट थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो मैथ का थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। जो बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं वो कॉपी ले लो और एक पेन ले लो, और जो मैं बताऊं, जो मैं टॉपिक बताऊं वो नोट डाउन करना। मैथ में सिलेबस, स्ट्रेटजी, क्या आपको बुक या टीचर कौन से बेस्ट हैं उसके बारे में, बुक खरीदनी भी है नहीं खरीदनी उसके बारे में बात करेंगे, और सेक्शनल टेस्ट भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कितनी लगाएंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी सब्जेक्ट का पहले सिलेबस जान लेना। अब देखो ये कितना हार्ड है,
मैंने सारे MTS 2024 के हमने पहले 65 शिफ्ट्स का एनालिसिस किया था। 65 शिफ्ट्स का एनालिसिस करने के बाद देखा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसको हमने शिफ्ट से डिवाइड किया कि भाई टोटल क्वेश्चन आपके 207 पूछे गए, हमने इसको डिवाइड किया 65 से। फिर देखा कि ऑन एन एवरेज पर शिफ्ट आपके कितने क्वेश्चन देख मिल रहे हैं, और फिर हमने उसका वेटेज भी निकाला कि इस टॉपिक का कितने परसेंट वेटेज है 100% में से। तो ये सारी कैलकुलेशन सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही हैं, आपके टाइम को सेव करने के लिए की जा रही है। ये जो आप आने वाले 30 40 50 मिनट का जो कंटेंट है, इसे मुझे तैयार करने में काफ़ी टाइम लगा है। ठीक है, आप देख भी सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर 65 शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालिसिस करने में एक सब्जेक्ट का कितना टाइम लगेगा, और मैं यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस करके लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए वो एवरेज से पूछे गए। यहाँ पर लगभग 207 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट आपके पूछे गए हैं, किसी किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आपका एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेंसुरेशन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत आसान। आपको अगर मेंसुरेशन के फॉर्मूला भी पता है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट यहाँ पर आपके पूछे गए हैं। वहीं पर CI SI से आपके 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट। ठीक है, 1 से लेके 2 क्वेश्चन यहाँ पर CI से पूछ लेता है कभी, और एक मतलब 2 क्वेश्चन या तो CI से होंगे, 1 क्वेश्चन SI से होगा, या 2 क्वेश्चन SI से होंगे, 1 क्वेश्चन CI से होगा। और सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है आपके पेपर में। 145 क्वेश्चन टोटल, और लगभग 2 से लेके 3 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। उसके बाद DI की अगर मैं बात करता हूँ, 125 क्वेश्चन यहाँ पर, 2 क्वेश्चन लगभग आपको पर शिफ्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करता हूँ, टोटल 1 से लेके 2 क्वेश्चन सॉरी, एक को किसी ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कभी कभी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 से लेके 2 क्वेश्चन। अब देखो, अगर आप इतने चैप्टर कर लेते हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चैप्टर कर लेते हो, चलो एक और कर लो 8, परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज कर लो। अगर एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है ऑन एन एवरेज, तो देखो कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 3 6 9 11 12 13 14 15, 15 क्वेश्चन कर लोगे आप आराम से। 15 में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लोगे मैथ में, तो मोर देन इनफ है। मैथ में अगर आपने ये 8 चैप्टर के बदले पे 8 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लिए आपने, तो 20 में से 10 क्वेश्चन तो आप आराम से करके आओगे, बहुत हंसते खेलते। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ भैया, ये क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर्स आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। आप 8 क्वेश्चन से 8 चैप्टर कर लो, आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। यहाँ पर देखो कि एक क्वेश्चन से भी कम मिला है। अब टाइम एंड वर्क्स 10 शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मतलब इसका पढ़ने का, टोटल 65 शिफ्ट में 7 क्वेश्चन पूछे गए, तो न मत पढ़ो। यहाँ पर नंबर सिस्टम से टोटल 3 शिफ्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है, ट्रेन बोट एंड स्ट्रीम से 2 शिफ्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है, तो ये चैप्टर्स आपको पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये चैप्टर्स करो, फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाओ। अगर आप 20 में से 10 क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको अब अलग से मैथ पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये चैप्टर किससे पढ़ने हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर आप मैथ और रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 में से 20 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो ना आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत, ना रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें टाइम वेस्ट करो ही मत। लेकिन आपका मैथ बहुत वीक है, आप बिल्कुल बिगनर्स हो, आप 40 में से 20 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो, तो आप यूट्यूब पर सर्च करो 21 दिन 21 मैराथन बाई आदित्य रंजन सर फॉर यूपी पुलिस एग्जाम। देखो एक यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, वो भी 10th लेवल का एग्जाम था। जो यूपी पुलिस का एग्जाम था आपका, वो भी यहाँ पर आपका 10th लेवल का एग्जाम था। उसके लिए आदित्य सर एक टीचर है मैथ के, इन्होंने 21 दिन 21 मैराथन कराई थी, मतलब एक दिन में एक चैप्टर खत्म कराया था। और एक चैप्टर लगभग 2.5 घंटे ऑन एन एवरेज देख लो आप, कोई क्लास 2 घंटे की है, कोई क्लास 2.5 की है, कोई 3 की है। अगर ऑन एन एवरेज क्लास देखता हूँ तो 2.5 घंटे की बैठेगी। तो जो जो मैंने यहाँ पर आपको चैप्टर्स बताए हैं, जो ये चैप्टर्स बताए हैं यहाँ पर, वो चैप्टर आप यहाँ पर जो इन्होंने 21 दिन 21 मैराथन कराई है, उस प्ले लिस्ट में देखकर वो चैप्टर इनसे आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाओगे आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब क्या आपको बुक की ज़रूरत है, मैथ की बुक की ज़रूरत है प्रैक्टिस के लिए, तो भैया अगर आप MTS की तैयारी करो तो मैथ की बुक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैथ की बुक यहाँ पर नहीं लेनी है, ये चीज़ ध्यान रखो। आपको जब आप ये देखो, अगर आपने अभी कर रखा है तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अगर आपने नहीं कर रखी तो पहले ये क्लास कर लो, फिर उसके बाद सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दो।
क्या शुरू कर दो, सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओगे, फुल प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ या सेक्शनल टेस्ट लगाओ। एक सेक्शनल टेस्ट लगा लो मैथ का डेली, एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ मैथ का डेली। और ये सेक्शनल टेस्ट कब तक लगाना है आपको, ये सेक्शनल टेस्ट जब तक लगाना है आपको तब तक आप 20 क्वेश्चन में से मैथ के 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओ। अगर आप 20 में से 10 क्वेश्चन सही करने लग जाओ, अगर आपने 5 मॉक लगाए और 5 में अगर आप 10 या 10 से ज़्यादा सही कर पा रहे हो, तो फिर आपको मैथ की अलग से प्रैक्टिस करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ आप अपना फोकस करो जीके और इंग्लिश पर। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई? जल्दी से बोलो हाँ भैया समझ में आ गई। तो मैथ का मैंने आपको टॉपिक बता दिए, कहाँ से करना है वो बता दिया, सेक्शनल टेस्ट कितने लगाने, कब तक लगाने, वो यहाँ पर मैथ का हमने देख लिया। अब यहाँ पर हमारी किसकी बारी है, एक और लीस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रीजनिंग की, क्योंकि इसे करना बहुत आसान है। तो इसमें भी सेम चीज़ देखेंगे, सिलेबस, स्ट्रेटजी, बुक्स और सेक्शनल टेस्ट कितने लगाने हैं। चलिए सबसे पहले तो रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। तो देखो रीजनिंग का सिलेबस है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आते हैं, एनालॉगी से आते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से आते हैं, जम्बलिंग से आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती है जैसे डायग्राम, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक्स। इन पर बेस्ड आपके सवाल नॉन वर्बल रीजनिंग से भी पूछे जाते हैं। ये आपका बहुत छोटा सा सिलेबस है, वीडियो को पॉज करके आप अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लें। अब देखो अगर आप एक बार फिर से वही रिपीट करूंगा कि मैथ रीजनिंग में 40 में से 20 क्वेश्चन सही कर पा रहे तो रीजनिंग पढ़ने की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है, आपको रीजनिंग की समझ ही नहीं है, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जाइए यूट्यूब पर और ये जो चैप्टर्स लिख लिए हैं, सपोज ये डालिए अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, यूट्यूब पर डालिए, ऐसे डालिए अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज फॉर एसएससी एग्जाम, फॉर एसएससी एग्जाम। एमटीएस मत डालना क्योंकि एमटीएस के लिए शायद पर्टिकुलर किसी ने नहीं कराई होगी, आप सिर्फ डालना फॉर एसएससी एग्जाम। तो वहाँ पर जो आपको वीडियो दिखे वो वीडियो देख लो, वहाँ से आपको कोई किसी भी टीचर ने करा रखी है कोई एक वीडियो 2 घंटे की 3 घंटे की, वो वीडियो जाके वहाँ पे देख लो और प्रॉपर समझ लो। ठीक है, नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना लो, वरना प्रॉपर समझ लो और आपको बहुत आसानी होगी। और रीजनिंग में बस एक चीज़ ध्यान रखना, एक तो अपोजिट वर्ड याद कर लो कि ए के अपोजिट जेड है, बी के अपोजिट वाई है, सी के अपोजिट एक्स है, डी के अपोजिट डब्ल्यू है, ये सारे याद कर लो। एक साथ में ऐसे याद कर लो कि M13 पे आता है, O15 पे आता है, L12 पे आता है, P16 पे आता है, ऐसे आप सारे यहाँ पे याद कर लो इनके नंबर। आधी प्रॉब्लम आपकी रीजनिंग में यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग देख लो यूट्यूब पे, एनालॉगी देख लो, सिमिलरिटी डिफरेंसेस, ऐसे चैप्टर के नाम डालो यूट्यूब पे और देख लो। और ज़्यादा रीजनिंग में टाइम वेस्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब ये चैप्टर्स आप देख लो तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ। अच्छा, ये सेक्शनल टेस्ट क्या होते हैं और कैसे लगाते हैं, इसके लिए आप देखो वैसे बहुत सारे यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म है, आप किसी का भी खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट बुक आप एक ऐसा है कि आप टेक्स्ट बुक का खरीद लेना। ठीक है, टेक्स्ट बुक पे आप आराम से सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अगर आपको नहीं आता कि टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल टेस्ट कैसे लगाने, आप सर्च करिए हाउ टू अटेम्प्ट सेक्शनल टेस्ट ऑन टेक्स्ट बुक बाई डी के अग्रवाल। जब आप YouTube पे सर्च करोगे तो वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट कैसे लगाते हैं वो भी, टेक्स्ट बुक पे कैसे लगाते हैं वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेक्शनल टेस्ट है ये कब तक लगाना है आपको, तो रीजनिंग का डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगाना है जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए। और ये सेक्शनल टेस्ट जब तक लगाना है जब तक आप 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हो। और मैं तो कह रहा हूँ एक बार पढ़ने से पहले ही लगा के देखो, आप 20 में से 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे ही बिना पढ़े ही रीजनिंग के सही कर सकते हो। और थोड़ा सा अगर सेक्शनल टेस्ट के एनालिसिस कर लोगे तो फिर 10-12-15 क्वेश्चन आराम से यहाँ पर सही करने लग जाओगे। तो यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है, आपको ये सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। और जब एग्जामिनर ने क्वालिफाइंग इन नेचर लिख दिया, कहने का मतलब उसने सीधा बोल दिया कि भैया तुम्हें ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें पढ़ना है इंग्लिश। तो सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर सिलेबस, स्ट्रेटजी, बेस्ट रिसोर्स, सेक्शनल टेस्ट, सेम चीज़ देखेंगे। इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये तुम्हें जब तक पढ़ना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होना। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो अगर देखो यहाँ पर सेम मैंने यहाँ पर MTS 2024 के क्वेश्चंस को एनालिसिस किया और यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज वेटेज लेके आया हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर वोकैबुलरी की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर वोकैबुलरी की बात करता हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से टोटल 53 सवाल पूछे गए।
मतलब 53 वोकेबलरी पूछी गई। सिनोनियम से टोटल यहाँ पर 131 वोकेबलरी पूछी गई। एंटोनियम से टोटल यहाँ पर 125 पूछे गए और ईडियम से यहाँ पर टोटल 107 पूछे गए। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर पूछे गई हैं, टोटल 416 वोकेबलरी यहाँ पे पूछी गई। लगभग 6 से लेकर 7 आपकी वोकेबलरी पर शिफ्ट यहाँ पे पूछी गई। अब यहाँ पर ये तो डायरेक्ट सवाल थे जो वोकेब से पूछे गए, इनडायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वोकेब से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के 8 से लेकर 10 सवाल पूछे जाते हैं आपकी शिफ्ट में। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वोकेबलरी याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वोकेबलरी में क्या भैया हमें ये सब याद करने पड़ेंगे कि मैं सिनोनियम्स भी, एंटोनियम्स भी, ईडियम्स भी, वन वर्ड भी। देखो, अगर आप वन वर्ड कर लेते हो, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से करना है। अभी अगर आप वन वर्ड कर लेते हो तो अगर एंटोनियम्स पूछा जाएगा, वन वर्ड में क्या है, मीनिंग पता हो जाएगी आपको। लगभग आपको 1800 वन वर्ड याद कर लोगे तो आपको मीनिंग पता चल जाएगी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो चाहे फिर एंटो पूछ ले, चाहे आप साइनो पूछ ले, आप आराम से कर पाओगे। तो एक तो आप वन वर्ड खत्म कर लेना, साइनो एंटो में से कोई एक कर लो चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। फिर उसका अपोजिट भी पूछेगा तो आपको आप बता सकते हो। और ईडियम्स कर लेना, ये 3 चीज़ें आप यहाँ पे कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। साथ में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स से सवाल आते हैं, जैसे क्वेश्चन होता है उसमें ब्लैंक होता है, भरना होता है कि यहाँ पे क्या है। अब वहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है कि भाई यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग भरी हुई है, करेक्टली स्पेलिंग बताओ। 3 ऑप्शन में करेक्ट इनकरेक्ट होगा, एक ऑप्शन में सही होगी, तो इनकरेक्टली भर सकता है। या ब्रैकेट में क्या करेगा, यहाँ पे ब्लैंक दे देगा, यहाँ पे कोई मीनिंग दे देगा और बोल देगा कि इस मीनिंग का यहाँ पे साइनो भरो या एंटो भरो, या कोई ग्रामर बेस्ड भी दे सकता है। तो यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक भी आपके वोकैब बेस्ड पूछा जाता है। यहाँ पर कैसे पूछा जाता है, वोकैब बेस्ड। तो यहाँ भी आपको वोकेबलरी आपकी यूज हो रही होती है। साथ ही में स्पेलिंग एरर से सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 2 शिफ्ट में 1 सवाल पूछा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो कि मोस्टली आपके किस पर बेस्ड है, एडवर्ब पर, एडजेक्टिव पर और डिग्री पर, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। वैसे तो आपको कंप्लीट ग्रामर ही करनी है, लेकिन जो मोस्टली बेस्ड है, तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए आपको कंप्लीट ग्रामर करनी पड़ेगी, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। हाँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट पे बेस्ड बहुत थे, ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो टोटल 148 सवाल, लगभग 2 से लेकर 3 शिफ्ट यहाँ से सेंटेंस इंप्रूवमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। स्पॉटिंग एरर से लगभग काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। स्पॉटिंग एरर से लगभग 5 से लेकर 6 सवाल आपके पूछे जाते हैं। और स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप तभी कर पाओगे तब आपका इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग है। और इंग्लिश ग्रामर आपको अच्छे से करनी होगी, कैसे करनी है वो अभी हम बात करेंगे। क्लोज टेस्ट से 5 सवाल पर शिफ्ट बनते हैं और मिसलीनियस से लगभग 1 से लेकर 2 सवाल मिसलीनियस से यहाँ पर आपके बने थे। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर आपका इंग्लिश का सिलेबस। तो सबसे पहले इंग्लिश का सिलेबस देख लिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा सेक्शन है, वोकैबुलरी, जहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 8 से 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी देख लेते हैं कि आपको वोकैबुलरी कैसे करनी है। देखो, अगर आपके पास ब्लैक बुक है, चाहे वो उसका एडिशन 2022 है, 2023 है, 2024 है, वहाँ से आप वोकैबुलरी करिए, आंख बंद करके, आपके सवाल वहीं से फंसेंगे। अगर आपके पास अभी कोई वोकैब की किताब नहीं है, तो ब्लैक बुक का जो लेटेस्ट एडिशन होगा 2024 का या 2025 का कोई एडिशन आ गया होगा, वो खरीद लीजिए। ठीक है, वहाँ से करिए। या अगर आपके पास वोकैबुलरी की कोई और किताब है जो कि प्रीवियस ईयर वोकैब बेस्ड है, उसमें एसएससी के सारी जो प्रीवियस ईयर 5-6 साल की, 7-8 साल की जो प्रीवियस ईयर वोकैब है वो दे रखी है, वहाँ से कर लो। और अगर आपके पास कोई वोकैब की बुक नहीं है, तो हाईली सजेस्ट करूँगा कि ब्लैक बुक की जो 2024 का एडिशन है या जो इससे भी कोई लेटेस्ट एडिशन आ गया है, तो वो परचेज कर लेना यहाँ पर। उसमें लगभग अगर मैं 2024 वाले एडिशन की बात करता हूँ, तो लगभग 1800 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सिनोनियम से लगभग 1100 प्लस। और मोस्ट, वैसे तो ईडियम्स 1800 ज़्यादा है, लेकिन आप मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स भी कर लोगे जो उन्होंने 200 दे रखे हैं। अगर आप इतनी वोकैब कर लेते हो तो ये आपके पेपर के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप अच्छा करके आओगे। अगर 8 से 10 वोकैब पूछी जाएगी तो 1-2 वोकैब भी होगी जो आपको नहीं आएगी, या तो आपको डायरेक्टली आती होगी, वरना आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर लोगे। किस मेथड से कर लोगे, एलिमिनेशन मेथड से भी यहाँ पर कर लोगे। ये मैंने एमटीएस 2024 का पेपर हुआ था तब भी बताया था कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। मैं 2025 के लिए भी जल्दी से आपको बताऊंगा किसी वीडियो में लाकर। मैं जैसे बता रहा हूँ कि काफ़ी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं एलिमिनेशन मेथड भी बताऊंगा कि ये एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर क्या होता है, कैसे हम वोकैबुलरी करते हैं जब हमको नहीं आ रही होती है। और एलिमिनेशन मेथड तुक्का नहीं बोलते, इसे तुक्का नहीं बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आता है तो आप 100% सही कर सकते हो, लेकिन इसके लिए नॉलेज चाहिए होती है, ऑप्शंस के बारे में जानकारी चाहिए होती है। वो हम वोकैब याद करेंगे उससे होगा।
क्योंकि बिना जानकारी के तो सिर्फ तुक्का लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड, जब हमको वोकैबुलरी डायरेक्ट नहीं आ रही होती है, हम ऑप्शंस की हेल्प से लगा रहे होते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा 2025 के लिए भी कि कैसे आपको करना है। और रियल क्वेश्चन लाके, जो MTS 2024 में क्वेश्चन आए हैं उनको लाके तब समझाऊंगा। ठीक है, अभी इतना समझो कि आपको वोकैब में इतना करना है। ठीक है, उसके बाद आपको वोकैबलरी डेली 50 याद करो कम से कम, और मंडे टू फ्राइडे क्या करो, अप्रॉक्स आप 10 अगस्त तक ये सारी बुकैब यहाँ पर ख़त्म कर दोगे, और लगभग 3000 बुकैब है जो कि आपके लिए, आप डेली 50 करोगे तो इतनी हो जाएगी। और 10 अगस्त के बाद आपका पेपर 20 सितंबर में है, तो लगभग 30-40 मिनट आपको फुल फ्लेज रिवीजन मिलेगा। और वोकैबलरी का हमेशा एक रूल है, वोकैबलरी याद करते वक्त हमेशा एक चीज़ याद रखा करो, क्या, कि अगर 50 नई वोकैबलरी याद करो तो 50 पुरानी ओल्ड रिवीजन करो। अगर देखो आप 50 नहीं करते चले जाओगे डेली, तो आपको जो पुरानी है वो भूलते जाओगे। तो डेली आप क्या करो, मंडे टू फ्राइडे 50 न्यू करो, और 50 जो तुमने ओल्ड कर रखी हैं वो करो। और ये काम करो कब, मंडे टू फ्राइडे। ये कब करोगे आप, मंडे टू फ्राइडे। साथ में जब आपका सैटरडे संडे आएगा, सैटरडे एंड संडे आएगा, उसमें जो आपने पूरे वीक में वोकैबलरी याद की थी, उन वोकैबलरी को पूरे वीक में आप कितनी कर लोगे, 250 दोनों दिन में मिला के 125 वोकैबलरी यहाँ पे रिवाइज कर लो। ठीक है, और पुरानी वोकैबलरी रिवाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कहने का मतलब है आप इतनी वोकैबलरी याद कर लोगे तो आपके पेपर के लिए यहाँ पर मोर देन सफिशिएंट रहेंगी। उसके बाद अब हम अपने सेक्शंस पे आते हैं, इंग्लिश ग्रामर पर। क्योंकि आपके जो ये सवाल बनते हैं, चाहे वो स्पॉटिंग एरर का है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, फिल इन द ब्लैंक्स का है, ये जो, और आपका क्लोज टेस्ट में 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, या तो वोकैब बेस्ड पूछा जाएगा या ग्रामर बेस्ड। तो ग्रामर बेस्ड भी आपका, तो ये सारे ग्रामर बेस्ड हैं, इसके लिए आपको ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अब ग्रामर कैसे करोगे, देखो ग्रामर के लिए 2-3 बातें हो सकती हैं। पहली बात, अगर अभी तक आपने कोई बैच नहीं लिया है इंग्लिश ग्रामर का, तो आपको कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपने कोई इंग्लिश ग्रामर का बैच नहीं लिया, आप MTS की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई भी अलग से किसी पर्टिकुलर टीचर का यहाँ पर बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, अगर आप ऑलरेडी किसी बैच में इनरोल्ड हो, और अगर आप ऑलरेडी क्लासेस कर रहे हो, तो पहले तो जिन टीचर, अगर उन टीचर की आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो उनसे करते रहो, उस बैच से पढ़ते रहो। ठीक है, या आपका कोई यूट्यूब पर फेवरेट टीचर है, आपको इंग्लिश का उनका समझ में आता है, तो एक बार अच्छे से बेसिक से उनसे अपनी इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर कवर कर लो। उसके बाद जो हम आपको सजेशन करते हैं वो रानी मैम का करते हैं। यूट्यूब पर सर्च करो रानी मैम। ठीक है, यूट्यूब पर यहाँ पर सर्च करोगे रानी मैम के बारे में, आपको जैसे नाउन पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, नाउन पढ़ना है, तो आप सर्च करो यहाँ पर कंप्लीट नाउन, कंप्लीट नाउन वाई रानी मैम, कंप्लीट नाउन वाई रानी मैम। आपको कंप्लीट नाउन देखने को मिल जाएगा, कंप्लीट नाउन वहाँ पे देखने को मिलेगा। और उन्होंने क्या करा है, हर एक चैप्टर को एक क्लास में करा रखा है, या तो वो क्लास 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, या 4 घंटे की है। कहने का मतलब है जितने चैप्टर्स हैं उतनी क्लासेस हैं। आप एक क्लास को 2 घंटे की है तो 2 दिन में देख सकते हो, 3 घंटे की है तो 3 दिन में देख सकते हो। ऐसे ख़त्म करके आप जल्दी से इनसे अगर आप पढ़ोगे तो विद इन 2 मंथ अपना जो सिलेबस है वो यहाँ पर कवर कर लोगे। और देखो यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर्स हैं कौन कौन से करने हैं आपको। नाउन करना है, लिख लो एक बार अगर आपने नहीं लिखा तो। नाउन ग्रामर में बता रहा हूँ, नाउन करना है, प्रोनाउन करना है, आपको एडजेक्टिव करना है, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब कर लेना, इसके बाद वर्ब कर लेना, वर्ब के बाद वर्ब 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 के बाद यहाँ पर टेंस कर लो, टेंस के बाद यहाँ पर वॉइस कर लो। अब देखो वॉइस से डायरेक्ट सवाल नहीं आते, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लेकिन इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं ग्रामर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। नरेशन ऐसे ही डायरेक्ट नहीं आती, लेकिन नरेशन से सवाल आपके बनते हैं। नरेशन, नरेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, नरेशन कर लो, नरेशन। और कौन सा चैप्टर रह गया आपका, टेंस करोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लेना, क्वेश्चन टैग कर लेना, क्वेश्चन टैग से भी आपके सवाल बन जाते हैं, क्वेश्चन टैग कर लेना, क्वेश्चन टैग। कंडीशनल सेंटेंस से सवाल बनते हैं आपके, कंडीशनल सेंटेंस से सवाल बनते हैं, कंजंक्शन कर लेना। ये मैं आपको कंप्लीट ग्रामर बता रहा हूँ जो आपको करनी है। कंजंक्शन, आर्टिकल और प्रपोजिशन।
ठीक है। तो अगर देखो आप यूट्यूब पे रानी मैम से करोगे तो कैसे सर्च करो, कंप्लीट नाउन बाई रानी मैम, आपको क्लास आ जाएगी। कंप्लीट प्रोनाउन बाई रानी मैम, आपको क्लास आ जाएगी एक कंप्लीट क्लास। कंप्लीट एडजेक्टिव बाई रानी मैम, ऐसे आप सारे चैप्टर्स कैसे कर सकते हो, रानी मैम से कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए, अगर आप किसी बैच से कर रहे हो तो उनसे कर लीजिए, आपका कोई और फेवरेट टीचर है उनसे कर लीजिए, हम यहाँ पर रिकमेंड करते हैं आपको रानी मैम को। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। और ट्राई करो, जैसे कि अभी आपके पास जून जुलाई, तो मतलब आराम से जुलाई के एंड तक तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अगर आप किसी बैच में इनरोल्ड हो तो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस कराते हैं बैच में, पूरा बेसिक से सारी चीज़ें कराते हैं, जो कि पेपर रानी मैम ने जो करा रखा है सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें करा रखी हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि आप जुलाई के एंड तक कहीं से भी करो, जुलाई के एंड तक अपना सिलेबस खत्म कर लो। उसके बाद आप बुक प्रैक्टिस करने के लिए किरण की या किसी बुक की यहाँ पर बुक मंगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, हम जब स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे होते हैं, जब हम प्रिपरेशन वाली वीडियो देख रहे होते हैं, वहाँ पे कोई बुक रिकमेंडेशन की जाती है, हम हाईली मोटिवेटेड होते हैं और हम बुक मंगा लेते हैं, लेकिन उसे पढ़ते एक भी दिन नहीं है। तो मेरी ध्यान आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उनमें से नहीं हो कि आपको बुक पढ़नी है, आपको बुक पढ़ने की आदत है, आपने अगर पहले भी ऐसे हुआ है कि बुक मंगाई और वो अभी तक रखी हुई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको बुक मंगाने की ज़रूरत नहीं है। बुक उसी कंडीशन में मंगाओ जब आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो बुक से आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अरेंज कर रखे हैं, तो आप चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पर बुक मंगाना, वरना अवॉइड करना, अपना जो पैसा है उसे बर्बाद मत करना, क्योंकि बुक के बिना भी काम चल सकता है। लेकिन अगर आप बुक मंगाना चाहते हो, देखो बुक मंगाना चाहते हो, बुक से पढ़ो तो अच्छी बात है, ऐसे इररेलेवेंट बुक मत मंगाना कि आपने बुक मंगा ली और वो रखी हुई है साइड में। मैंने मैक्सिमम बच्चे देखे हैं जो बुक मंगा लेते हैं बट बुक से क्वेश्चन नहीं लगते हैं, नहीं लगाते हैं, वो उनकी बुक नई की नई रखी रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। आप बुक के थ्रू यहाँ पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मंगा लीजिए, है ना, अच्छी ही बात है। वैसे ऐसा नहीं है कि बेकार बात है, आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, बट इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और बुक मंगानी है, या तो आप किरण पब्लिकेशन की मंगा सकते हो, इन्होंने चैप्टर वाइज अरेंज कर रखे हैं, या कोई अदर राइटर की बुक आपको समझ में आती है, आप अगर शॉप पे जाके देखते हो तो वहाँ से वो भी खरीद सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई किरण की ही आपको खरीदनी है। ठीक है, लेकिन हाँ मेरे अकॉर्डिंग बेटर ये है, वो आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, मेरा जैसे यहाँ पर मैंने रानी मैम का सजेशन दिया, वैसे यहाँ मैं किरण बुक का सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस थ्रू सेक्शनल टेस्ट के बारे में, कि अगर आपको सेक्शनल टेस्ट के, देखो सबसे पहले तो आपका फोकस होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 1000 बुकैब याद करो पहले। जब तक आपको 1000 बुकैब याद ना हो, और एटलीस्ट 500 बुकैब तो याद होनी ही चाहिए, 500 बुकैब याद हो जानी चाहिए, चाहे वन वर्ड कर लो, चाहे सिनोनियम्स कर लो, चाहे पहले एंटोनियम्स कर लो। और एटलीस्ट यहाँ से आपके कौन कौन से चैप्टर कवर हो जाएं, टेंस खत्म हो जाए, एक आपको वर्ब हो जाए, नाउन प्रोनाउन हो जाए, एक आपका एडजेक्टिव हो जाए, एडवर्ब हो रहा है। ठीक है, इतने चैप्टर अगर आपके ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करना, और मिनिमम 2 सेक्शनल टेस्ट लगाओ डेली, और मैक्सिमम जो कि सबसे बेटर रहेगा 4 सेक्शनल टेस्ट लगाओ। और इसमें आप सेक्शनल टेस्ट CGL 2024 से शुरुआत करो, पहले 2024 के लगाओ, फिर 2023 के लगाओ, फिर 2022 के लगाओ। पहले CGL के सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फिर MTS 2022 के सेक्शनल टेस्ट लगाओ, लगभग 57 शिफ्ट के समथिंग है, फिर MTS 2023 के सेक्शनल टेस्ट लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। और देखो सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, आप के मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। कब तक इंप्रूव नहीं होंगे, जब तक आप उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करोगे। सेक्शनल टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए आपको एक एनालिसिस कॉपी बनानी पड़ेगी। प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एनालिसिस कॉपी बनानी पड़ेगी, जिसमें अगर आपने कोई सवाल किए, सपोज 25 सवाल किए, 25 सवाल में से देखो सबसे पहले तो इंग्लिश ग्रामर के जो सेक्शनल टेस्ट लगाते हो उसमें एक चीज़ ध्यान रखो कि 25 में से अगर आपको 10 आते तो 10 ही किया करो, तुक्का मत मारा करो। आप 25 में से 25 जो करने की कोशिश करते हो वो गलत करते हो। तो सबसे पहले तो आप उतने ही क्वेश्चन करो जितने आते हैं, और एनालिसिस कॉपी में जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो वो लिख लो जो आपने गलत किए हैं, या जो आपको रूल नहीं पता था वो उसमें नोट डाउन कर लो। कोई वोकैबुलरी नहीं पता थी तो वो उसमें नोट डाउन कर लो, और उस कॉपी को ऐसे नोट डाउन करके बंद करके रख देते हो, सबसे बड़ी गलती है वो। आपको वो कॉपी ऐसे बंद करके नहीं रखनी है, उसका सैटरडे एंड संडे टाइमली रिवीजन करते हुए चलना है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो, सैटरडे संडे जो आप एनालिसिस कॉपी बना रहे हो उसका टाइमली रिवीजन करना है, तभी जाके आप कुछ अच्छा इंप्रूव कर पाओगे। और देखो हम आपको यहाँ पर व्हाट्सएप पर फ्री में डेली टारगेट देते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट देते हैं, आप वो सेक्शनल टेस्ट भी लगा सकते हो। उसके लिए मैं व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दे दूंगा, ये हमारा जो डेली टारगेट दे रहा है इसमें फ्री दे रहा है, तो आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, MTS 2025 के लिए। अब यहाँ पर
हमारा इंग्लिश ग्रामर का समझ में आ गया ना आपको, कि पहले आपको क्या सिलेबस कवर करना है, फिर कितने सेक्शनल, अच्छा ये सेक्शनल टेस्ट कब तक लगाने हैं, तो इतने सेक्शनल टेस्ट जब तक लगाओगे ना, जब तक आपका पेपर आ जाएगा। ये इस तरह से अरेंज किए हैं कि अगर आप इतने सेक्शनल टेस्ट लगा लोगे तो ये लगाते लगाते आपका पेपर आ जाएगा। कहने का मतलब है आपके ये जो सेक्शनल टेस्ट हैं आपको पेपर तक लगाने हैं। हाँ, अगर आप 4 डेली लगाओगे तो और भी ऐड ऑन कर पाओगे इसमें, वो बहुत अच्छी बात अगर आप 4 लगाओ, लेकिन 4 जब ही लगाओ जब उनका प्रॉपर एनालिसिस कर पाओ। आप 2 ही लगाओ लेकिन उसका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए, उनके रूल्स आराम से अच्छे से आप कॉपी में नोट डाउन करोगे जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जीके जीएस के बारे में, जो कि सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूबल है, क्योंकि इंग्लिश करना आसान है क्योंकि सिलेबस कम है, लेकिन जीके जीएस का सिलेबस बहुत है। तो वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर जीके जीएस के बारे में देखेंगे। पहले यहाँ पर अगर हम वेटेज देखते हैं, देखो जीके जीएस में क्या आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो आपके सामने दिख रहे हैं ये आते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर सवाल बनते हैं स्टैटिक जीके से। और देखो, पेपर आपका कोई कराए, स्टैटिक जीके की वैल्यू हमेशा रहेगी, ध्यान रखो। हिस्ट्री उसके बाद इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से लगभग सिमिलर क्वेश्चन मिलते हैं। पॉलिटी से लगभग 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। इकोनॉमिक्स से भी लगभग 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स नॉट इंपॉर्टेंट। अब आप हिसाब लगाओ कि एमटीएस 2024 का जो पेपर हुआ था ना, टोटल 65 शिफ्ट में 65 शिफ्ट में पेपर हुए थे और लगभग 7-8 सवाल पूरे सब्जेक्ट से पूछे गए थे इन 65 शिफ्ट को मिला के। बहुत सारी शिफ्ट ऐसी थी जिसमें फिजिक्स के सवाल पूछे ही नहीं गए, तो फिजिक्स नॉट इम्पोर्टेंट। और करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये करंट अफेयर आपको कब तक करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री को, आप सभी को पता है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएबल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री का हम यहाँ पर जस्ट वेट अ सेकेंड, ये स्टैटिक जीके का है। ओके, तो पहले चलो हिस्ट्री का ही देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं, देखो यहाँ भी ये भी एमटीएस 2024 के पेपर्स को एनालिसिस करके तब यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप देखो वेटेज मैंने यहाँ पर परसेंटेज में लिखी है कि किसकी कितनी वेटेज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए, लगभग 6% इसकी वेटेज है। वैदिक पीरियड, ये आप नोट डाउन कर लो सिलेबस। ठीक है, आपका वैदिक पीरियड्स, फिर महाजनपद, बुद्धिज्म, मौर्यन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मौर्यन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद हरियंका एंड शिशुनाग डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, कुशन डायनेस्टी, अर्जुन गुप्त पीरियड, पल्लव डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ट्रिपलटाइट स्ट्रगल। ये सारे एंशियंट हिस्ट्री के आपके चैप्टर्स हैं जहाँ से सवाल बने हैं, उसकी वेटेज आप इधर देख सकते हो। वहीं पर अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो आपके 2-3 हैं: दिल्ली सल्तनत मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट, एंड मुगल पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुगल पीरियड से आपके बहुत ज़्यादा सवाल बने हैं, ये वेटेज है आपकी परसेंटेज में। तो सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री में बात करते हैं तो मुगल पीरियड की है, फिर दिल्ली सल्तनत की, फिर यहाँ पर विजयनगर एम्पायर की है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो देख लो कि किसकी कितनी वेटेज है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सोशियो रिलीजियस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब जो पर्सन्स हैं उससे रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। रिवॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधीयन एरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रेवलर्स इंपॉर्टेंट, बैटल्स, कमिटीज एंड कमीशंस, आईएनसी एंड गवर्नर जनरल, ये सारे जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं सारे ही यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का देख सकते हो। उससे पहले हम थोड़ा सा स्टैटिक जीके का देख लेते हैं। तो देखो स्टैटिक जीके का यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं टोटल 13 टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका स्टैटिक जीके का है ये यहाँ पर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स, साइंसेस, बुक्स एंड ऑथर, आप यहाँ पर वेटेज देख सकते हो कि स्पोर्ट्स से कितने सवाल पूछे गए हैं। लगभग 127 सवाल आपके पूछे गए हैं, इधर वेटेज देख सकते हो परसेंटेज में। ठीक है, क्लासिकल डांस एंड एसोसिएटेड पर्सन्स, मिसलेनियस हो गया, जैसे यहाँ पर फेस्टिवल, फॉक डांस, घराना, टेम्पल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एसोसिएटेड पर्सन एंड म्यूजिक्स। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम, अवार्ड्स, डेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टैटिक जीके की हैं। अभी आपको ये स्टैटिक जीके कहाँ से करनी है, देखो स्टैटिक जीके हमने आपको ये एमटीएस 2024 के सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस किया, साथ में एसएससी के 5 साल के पेपर्स को सभी को एनालिसिस किया, ना सिर्फ एमटीएस, हमने सीजीएल और यहाँ पर सीएचएसएल को भी अच्छे से एनालिसिस करके आपको टोटल 22 क्लास कराई हैं स्टैटिक जीके की।
टोटल 22 क्लास कराई हैं MTS 2025 के लिए, MTS 2025 के लिए। और मैं ये आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि वहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हो यूट्यूब पर, आप नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, कंप्लीट स्टैटिक जीके फॉर MTS 2025 बाई DK अग्रवाल। अगर आप ये सर्च करोगे यूट्यूब पर तो शायद आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, या आप हमारे इस चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो, हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है कंप्लीट स्टैटिक जीके फॉर MTS 2025 बाई DK अग्रवाल। ठीक है, वहाँ पर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके मिल जाएगी। हमने पूरी फ्री में क्लासेस करा रखी हैं, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा, आप जाके, हमने पहला क्लास किया है क्लासिकल डांस का, आप जाके एक बार देख लो, आपको खुद पता चल जाएगी कि उन क्लासेस के पीछे हमने कितनी मेहनत की है, और उनसे बाहर आपका जो सिलेबस, जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे कि नहीं। एक बार क्लास देख लो, फिर प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना, वहाँ से बाहर आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही नहीं, और जो MTS 2025 में पूछे जाएंगे वहीं से पूछे जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर इंश्योर कर रहा हूँ। वहीं पर जैसे हम हिस्ट्री की बात कर चुके हैं, हिस्ट्री के लिए देखो, हमने स्टैटिक जीके करा दी थी, उसके बाद हमने अर्जुन बैच लॉन्च किया था फ्री में यहाँ पर यूट्यूब पर। हमने अर्जुन बैच यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री में लॉन्च किया है, आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। इस अर्जुन बैच के अंदर हमने शुरुआत की थी हिस्ट्री से, क्योंकि स्टैटिक जीके ऑलरेडी हम करा चुके हैं। अर्जुन बैच फॉर MTS 2025, फॉर MTS 2025, हमने MTS 2025 के लिए अर्जुन बैच लॉन्च किया, जिसमें हमने हिस्ट्री पहले ही करा दी है। उसकी मतलब स्टैटिक जीके ऑलरेडी करा चुके हैं, हिस्ट्री हमने शुरू की थी और हिस्ट्री हम अब कवर कर चुके हैं। टोटल 27 क्लासेस हैं, और यहाँ से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे टॉपिक हैं हमने जो कि 27 क्लासेस में कवर करा रखे हैं, आप जाके देख लो, वहाँ से बाहर MTS 2025 में आपका सवाल नहीं आएगा। अभी हम पॉलिटी स्टार्ट किया है हमने मंडे से, अभी हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये पॉलिटी की टोटल 14 क्लास होंगी, आप इसे भी देख सकते हो, यहाँ से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे हम अर्जुन बैच के अंदर ज्योग्राफी के बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स के बाद मैं आपको साइंस कराऊंगा। तो इस सब के लिए आप यहाँ पर अर्जुन बैच को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और ये फ्री है। अभी हम पॉलिटी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखो, जो पॉलिटी का सिलेबस है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। यहाँ पर देखो ये भी पूछा गया है कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ टोटल 5 सवाल बने हैं ना, तो आर्टिकल से कितने आए हैं और थ्योरेटिकल कितने आए हैं। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से तो कोई आर्टिकल से सवाल आएगा नहीं। ऐसे ही पार्ट एंड शेड्यूल से टोटल 2 सवाल पूछे गए हैं। MTS 2024 की बात कर रहे हैं हम, ये उसके बेसिस पे ही हम MTS 2025 को जज करेंगे ना। उसके बाद अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो 11 सवाल पूछे गए हैं सोर्सेज से। प्रेम्बल की बात करते तो 1 सवाल, फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते तो 8 सवाल, पार्ट 1 जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दे रखी है 1 सवाल यहाँ पर बना है टोटल। पार्ट 2 सिटीजनशिप की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो 1 सवाल बना है यहाँ पर। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें टोटल 13 सवाल बने हैं, 9 आर्टिकल से आए हैं, 4 थ्योरेटिकल बेस्ड आए हैं। पार्ट 4 जिसमें DPSP दे रखी है, टोटल यहाँ पर 6 सवाल बने हैं, 6 सवाल आपके आर्टिकल से बने हैं। ये भी देखो, हमने इतना भी बाइफरकेट करके दे दिया आपको कि कितने सवाल आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, कितने सवाल यहाँ पर थ्योरेटिकल पूछे जा रहे हैं। अगर वहीं पर पार्ट 4A की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल 20 सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पर टोटल 20 सवाल, 2 सवाल आर्टिकल से और 18 सवाल आपके कंसेप्चुअल बेस्ड बने हैं। पार्ट 5 वहीं पर यूनियन से, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट से 7 सवाल, वाइस प्रेसिडेंट से 1 सवाल, PM से 3 सवाल, पार्लियामेंट से 13 सवाल, सुप्रीम कोर्ट से 8 सवाल। और यहाँ भी हमने दे रखा है कि 7 सवाल में से 3 सवाल आर्टिकल से, 4 सवाल थ्योरेटिकल है। तो इतना ज़्यादा बाइफरकेट करके हमने आपको दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे पॉलिटी का, तो पार्ट 6 यहाँ पर है, और यहाँ पर CM एंड गवर्नर, CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट। और आप देख सकते हो टोटल गवर्नर से 8 सवाल, CM से 2 सवाल, स्टेट लेजिस्लेचर से 12 सवाल, हाई कोर्ट से 1 सवाल। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने आर्टिकल से पूछे गए, 4 सवाल यहाँ आर्टिकल से, 4 सवाल थ्योरी से। यहाँ पर एक भी सवाल आपका आर्टिकल से नहीं आया, यहाँ पर 1 सवाल आर्टिकल से, 11 सवाल थ्योरी से। यहाँ पर 1 सवाल आया, वो भी यहाँ पर आर्टिकल से पूछा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पार्ट 11 रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, टोटल 1 सवाल बना और 1 सवाल थ्योरी बेस्ड था। पार्ट 12 से टोटल 2 सवाल बने और दोनों सवाल यहाँ पर आर्टिकल बेस्ड थे। पार्ट 18 जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात किया गया, 352 से 360, तो यहाँ पर टोटल 2 सवाल बने, दोनों सवाल आर्टिकल से पूछे गए। पार्ट 20 जिसमें संशोधन दिए हुए 4 सवाल बने, चारों सवाल थ्योरेटिकल थे। रिट से सवाल 2 सवाल, दोनों सवाल रिट से
थ्योरेटिकल पूछे गए। कमेटी एंड कमीशन से 3 सवाल, तीनों सवाल थ्योरी बेस्ड था। केसेस से यहाँ पर 1 सवाल और एक्ट से यहाँ पर 11 सवाल पूछे गए। तो ये कंप्लीट यहाँ पर आपका पॉलिटी का सिलेबस है, जो यहाँ पर आपको मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और ये कंप्लीट पॉलिटी हम अपनी अर्जुन बैच में हमने स्टार्ट कर दी है। 19 मई से हमारी पहली क्लास आई है, मंडे से आपको ये जो वीडियो मिल रही है ये 20 तारीख को मिल रही है, ठीक है। 20 तारीख को हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। वैसे इसे रिकॉर्ड मैं आज ही कर रहा हूँ, 19 तारीख को ही कर रहा हूँ, 19 मई को, बट इसे एडिट करने के बाद हम 20 तारीख को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब तक आपकी पॉलिटी हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो गई होगी अर्जुन बैच के अंदर, ठीक है, 20 मई को हमारा दूसरा लेक्चर आएगा और ये हम पॉलिटी की टोटल 14 क्लास लेके आएंगे। और अगर आप ये 14 क्लास देख लेते हो तो यहाँ से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी का हो गया। अब आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का आप ये टॉपिक वाइज वेटेज देख सकते हो, एग्रीकल्चर, रिवर से। अब यहाँ पर आपको खुद समझ में आ रहा होगा, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर देखो 2 पेजेस में हमने लिखा हुआ है ये सारा। यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है टोटल 29 टॉपिक हैं, ठीक है। टोटल हमारा यहाँ पर हमने बाइफरकेट करके दिया हुआ है कि कौन सा सवाल कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने ये नंबर ऑफ जो टॉपिक्स हैं ये इस तरह से लगा रखे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले। जैसे एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, 25 सवाल आए हैं यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर को सबसे ऊपर रखा हुआ है। रिवर उसके बाद इम्पोर्टेंट है, 20 सवाल आए हैं। फिर उसके बाद मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, 15 सवाल आए हैं। फिर रॉक्स इंपॉर्टेंट है, 10 सवाल आए हैं। फिर पावर प्लांट, न्यूक्लियर, थर्मल, एटॉमिक 9 सवाल आए हैं। फिर अर्थक्वेक से 8 सवाल, जियोमॉर्फोलॉजी से 8 सवाल, पोर्ट से 7 सवाल, नेशनल पार्क से 7 सवाल, ओशन से 7, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल हाईवे, रेनफॉल, डैम, यहाँ पर आप देख सकते हो। और देखो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत देखो, वेटेज देखो, क्योंकि ये तो अगर शिफ्ट कम या ज़्यादा होंगी तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन वेटेज देखोगे तो लगभग 13.89% है। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमने वो लगा रखा है जिसमें जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से ये जो टॉपिक हैं 2 या एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सारा सिलेबस आप नोट डाउन कर लो ज्योग्राफी का। और अर्जुन बैच में हम ज्योग्राफी का भी स्टार्ट करेंगे जब हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। पॉलिटी के बाद फिर हम ज्योग्राफी यहाँ पर आपकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, तो देखो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले तो ये सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद हम यहाँ पर अर्जुन बैच में क्या शुरू करेंगे, यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। यहाँ पर अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, सेक्शनल टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हम देखेंगे। इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात करें तो बजट से लगभग 19 सवाल, लगभग 18% वेटेज रहती है इसके पेपर में। माइक्रो फाइनेंस की लगभग 14%, गवर्नमेंट स्कीम की लगभग 12%, नेशनल इनकम की लगभग 10% वेटेज रहती है, बैंकिंग एंड मनी की लगभग 8% वेटेज रहती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप लगभग 7%, मिसलिनियस लगभग 6%, पोर्टल एंड पॉलिसीज लगभग 6%, टैक्स सिस्टम लगभग 5%, इंडस्ट्री PSUज के लगभग 5%, 5 ईयर प्लान से लगभग 3% सवाल, अनएम्प्लॉयमेंट से लगभग 3% सवाल, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से लगभग 2% सवाल। तो ये वेटेज है यहाँ पर किसकी, इकोनॉमिक्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स को भी हम अर्जुन बैच में कराएंगे और यहाँ से बाहर आपके सवाल देखने को नहीं मिलेंगे आपको। जब हमारी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी उसके बाद हम इकोनॉमिक्स कराएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर बायोलॉजी का सिलेबस देख सकते हो, ठीक है। आप ऐसा करिए, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक और वेटेज, तो यहाँ पर फोटो को, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप खुद नोट डाउन कर लो, ये बायोलॉजी का है, ये यहाँ पर केमिस्ट्री का है, ये यहाँ पर फिजिक्स का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बायोलॉजी का नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पर केमिस्ट्री का नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स का नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर के बारे में। देखो करंट अफेयर के टोटल यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं टॉपिक, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर आपको कब करनी है, आपका जब पेपर होगा, जैसे आपका पेपर 20 सितंबर से है तो सितंबर की नहीं करनी है, आप अगस्त की भी छोड़ सकते हो। कहने का मतलब है आप 2025 में जुलाई तक कर लो और कंप्लीट 2024 की कर लो। कहने का मतलब है अप्रॉक्स आपको 1.5 साल की करंट अफेयर यहाँ पे करनी है। कहने का मतलब है पूरी 2024 की करंट अफेयर करनी है और पूरी यहाँ पर 2025 की करंट अफेयर करनी है। करंट अफेयर बाद में मैराथन क्लासेस हम भी आपको कराएंगे अर्जुन बैच के अंदर। और आप एक किताब आती है स्पीडी, उसमें टॉपिक वाइज दिया होता है, लगभग 1.5 साल की कंटेंट होता है, तो वहाँ से आप टॉपिक वाइज खरीद सकते हो। लगभग 100 रुपये के समथिंग ये आपकी किताब यहाँ पर आती है, ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेटजी के बारे में, तो देखो इसका जो जीके और जीएस का जो सोर्स है
आप कंप्लीटली अर्जुन बैच पर रिलाई कर सकते हो, जो हमने MTS 2025 के लिए लॉन्च किया है। मैं अभी आपको बता के भी आ रहा हूँ, हमने अर्जुन बैच ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। हम इसे 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करके यहाँ पर करा रखे हैं, जिसमें हमने स्टैटिक जीके कवर कर लिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक होगी। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक डाल रखी है। साथ में पॉलिटी हमारी 19 मई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, तो पॉलिटी भी हम कराएंगे। इसके बाद हम आपको कंप्लीट जीके कराएंगे, जिसमें कि आपकी ज्योग्राफी कराएंगे, इकोनॉमिक्स कराएंगे और साइंस कराएंगे और करंट अफेयर कराएंगे। और ये सारी चीज़ें हम अगस्त के एंड तक करा देंगे आपको। आपका पेपर 20 सितंबर से है, तो हम ट्राई करेंगे कि अगस्त तक हम आपका ये सिलेबस कवर करा सकें। ठीक है। अगर आप यहाँ पर बुक लेना चाहते हो जीके की प्रैक्टिस के लिए, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बेस्ड बुक खरीद सकते हो, और या आप किरण खरीदना चाहते हो तो किरण भी खरीद सकते हो। ये भी आपकी प्रीवियस ईयर बेस्ड किताब है यहाँ पर। ठीक है। वहाँ पर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। और सेक्शनल टेस्ट आपको 2 डेली लगाने, ना 2 से ज़्यादा लगाने, ना 2 से यहाँ पर कम लगाने। 2 सेक्शनल टेस्ट डेली लगाने हैं, उनका प्रॉपर एनालिसिस करना है, और एक एनालिसिस आपको यहाँ पर कॉपी बनानी है, और जो सवाल नहीं आते वो वहाँ पर नोट डाउन करना है। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी यहाँ पर आपको नोट डाउन करनी है। और यहाँ पर आपको 2 सेक्शनल टेस्ट, सबसे पहले तो शुरुआत करो CGL 2024 के लगाओ, फिर 2023 के लगाओ, फिर 2022 के लगाओ, फिर MTS 2022 के लगाना, फिर 2023 के लगाना। अच्छा, आप बोलोगे भैया मैं MTS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं CGL के क्वेश्चंस क्यों लगाऊं? तो भैया CGL के क्वेश्चंस लगाओ। ऐसा SSC भेदभाव करती नहीं है कि ये MTS का, ये CGL का। CGL के क्वेश्चन MTS में रिपीट हो जाते हैं, MTS के क्वेश्चन CGL में रिपीट हो जाते हैं। और जीके का लेवल जब आप दोनों पेपर को लगाओगे तो देखोगे सेम ही रहता है, ना कोई CGL में डिफरेंस होता है, ना कोई MTS के पेपर में यहाँ पर कोई डिफरेंस होता है। और ये सेक्शनल टेस्ट हम आपको डेली टारगेट में भी देते हैं, जो फ्री डेली टारगेट हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कब से लगाना शुरू करने हैं, मतलब फुल प्रीवियस ईयर पेपर आपको कब से लगाना शुरू करना है। तो सबसे पहले देखो 2 चीज़ होते हैं, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर जो पहले आ चुके हैं, एक है कि मॉक टेस्ट जो जिस प्लेटफॉर्म पे दे रहे हो वो लगाना। तो क्या लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहिए या मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखो। और देखो, अभी अभी आप पूरे वीक में सिर्फ एक पेपर लगाओ, और जब आपका 60% सिलेबस कवर हो जाए, आफ्टर कंप्लीटिंग 60% सिलेबस, तो वीक में 3 लगाना। और जब आपका 80% सिलेबस कवर हो जाए तो 5 लगाना एक वीक में। ठीक है। और आपका फुल प्रीवियस ईयर पेपर में टारगेट कितना होना चाहिए? लगभग 110 नंबर का आपका टारगेट लेके चलो कि आपके फुल प्रीवियस ईयर पेपर में 110 आने चाहिए। कौन से वाले सेक्शन में? जीके और इंग्लिश वाले में, जो 150 नंबर का है। ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। और आप प्रीवियस ईयर पेपर पहले ख़त्म करना है। MTS 2024 के टोटल 65 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। और अगर आप लगाओगे तो डेली एक मतलब इस तरह से चलोगे तो अपने पेपर तक ये 65 आराम से ख़त्म कर पाओगे। तो ये 65 जो MTS 2024 के हैं, इनके सेक्शनल टेस्ट में इसीलिए मैंने लगाने को नहीं दिए, क्योंकि इसे आप फुल प्रीवियस ईयर पेपर में लगाना। ठीक है। और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने को हम अपने फ्री डेली टारगेट में भी देते हैं, वहाँ पर बच्चे लगाते हैं, फॉर्म भरते हैं कि उनके कितने आए, और हम आपको उसकी पूरी PDF शेयर करते हैं कि आप कितने नंबर पर रैंक कर रहे हो, जो ग्रुप में बच्चे पेपर लगा रहे हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर एक कंपटीशन का माहौल बना रहता है, तो वो व्हाट्सएप चैनल भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा पेड डेली टारगेट ग्रुप था, उसका आज लास्ट डेट है। अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें ले सकते हो। वो जैसे हमने 5 मई से हमारा एक पेड डेली टारगेट शुरू किया था हमने, पेड डेली टारगेट। उसमें हम डेली टारगेट देते हैं आपको कि आज आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। और डाउट सेशन के लिए आपकी चैट भी ओपन की जाती हैं। ठीक है। वीक में 1 या 2 बार आपकी चैट ओपन की जाती हैं। उसमें MTS 2024 सिलेक्टेड भी हैं, CGL 2024 सिलेक्टेड भी हैं, जो कि आपको रिव्यू करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी। उसमें पूरा हम अपना कंपटीशन का माहौल बना के रखते हैं, और आपको ये सोचना नहीं पड़ता। जैसे अगर हमने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, तो अब आपको लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है, तो वहाँ पे आपको ये सोचना नहीं पड़ता आपको क्या पढ़ना है। पूरा डेली टारगेट दिया जाता है, लिंक दी जाती हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ से करना है। और इसमें जो हमने एडमिशन की लास्ट डेट रखी थी वो 20 मई रखी थी, जो कि आज है 20 में। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर देखो इसकी प्राइस ये पेड है, ये 299 रुपये का है, ये है ना। तो इसीलिए मैंने इसमें आपको वीडियो के एंड में नहीं बता, शुरुआत में नहीं बताया था, क्योंकि आप अफोर्ड, बहुत सारे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप विदाउट फर्दर डिले, आज आपका इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है, तो आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है। ये टोटली डिपेंडिंग तुम्हारे ऊपर है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है।
और पेपर की तो देखो ऐसी बात है, वैसे तो हम इसमें फाइनल आपका सिलेक्शन इंश्योर करेंगे ही करेंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। आपका फाइनल सिलेक्शन फिर भी होगा, आप मेहनत करनी चाहिए। आपको हम टाइमली इस चैनल पे ऐसे भी गाइड करते रहेंगे, हमेशा हमारा सपोर्ट पूरा आपका रहेगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे मैं ये बोल दूँ कि भाई आप इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये पेड है। अगर फ्री होता तो मैं ये बात बोल सकता था, क्योंकि पेड हर बच्चा ज्वाइन नहीं कर सकता है। और ऐसा सच में अगर आप ईमानदार हो, आप अगर पढ़ाई कर सकते हो तो आप खुद भी कर लीजिए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। हमारा चैनल है, हम आपको हर वक्त गाइड करते रहेंगे। हम आपको जो भी हमसे बनेगा, जो भी मेरे से बनता है, अभी हम पूरा पूरा फोकस आपका सिलेक्शन पर है। मैं हम आप सभी को पता है, देखो जो बच्चे नए हैं शायद वो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पुराने हैं वो बच्चे जानते हैं। मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक आपके लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक जॉब में हूँ। मैं 10 से 6 जॉब करता हूँ, फिर उसके बाद आपके लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। आपके जो हमारा डेली टारगेट है वो देखते हैं कि उसमें क्या देना है, क्या कराना है, कैसे चैलेंज देना है, सारी चीज़ें। हम 30 डेज चैलेंज भी देते हैं, उसमें सारी चीज़ें करते हैं। तो प्रॉपर चैट ओपन की जाती है, किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है, वो क्लियर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल है मेरे एंड से वो मैं करता रहूँगा, चाहे आप पेड डेली टारगेट में हो या नहीं हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप पेड नहीं कर आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो वैसे भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये ज्वाइन कैसे करना है। एक नंबर है यहाँ पर, 9259699564, 9259699564, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कीजिए कि मुझे पेड जो डेली टारगेट है उसमें ज्वाइन होना है। तो आपको हमारी टीम से एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर आप 299 यहाँ पर पे करोगे, ठीक है। और उस पर क्यूआर कोड पे पे करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। विदिन 24 आवर्स आपको यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेली टारगेट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वैसी नहीं है तो वैसे हम आपको यूट्यूब पर भी टाइमली यहाँ पर गाइड करते रहेंगे। और हमारा अर्जेंट बैच तो कम्प्लीटली फ्री है यहाँ पर डेली टारगेट में। आगे हम बात करते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बारे में। ये तो देखो यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हो गई, कैसे करना है, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी गई हैं। अब इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है यहाँ पर सेल्फ बिलीव, खुद में आत्मविश्वास। देखो, आप बिना सेल्फ बिलीव के कोई पेपर नहीं निकाल सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखो। और ये आपने खुद भी एक चीज़ देखी होगी कि जब आपके अंदर से लगने लग जाता है ना कि आप ये कर सकते हो, आप ये पेपर निकाल सकते हो, तो आप ऐसे हो कि लाइब्रेरी में भी अच्छे से पढ़ रहे हो, घर आके भी पढ़ रहे हो, मतलब आपका माइंड सिर्फ सिर्फ पढ़ने के बारे में मैं लिख के दे रहा हूँ। आप 100% इस बार सिलेक्ट होंगे। और जहाँ भी आपका सेल्फ बिलीव डगमगाया, वहाँ पर आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। क्योंकि सेल्फ बिलीव होगा तभी आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, तभी आप कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई कर पाओगे। सेल्फ बिलीव ही नहीं होगा तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, और कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ बिलीव रखो, खुद में विश्वास रखो कि तुम कर सकते हो। यार तुम लोग हकीकत में कर सकते हो। एक बार अपने आपसे पूछो क्या आप कर सकते हो, तो आपके अंदर से जवाब आएगा आप कर सकते हो। बस ये सेल्फ बिलीव टूटना नहीं चाहिए। बहुत सारे मौके आएंगे जब ये सेल्फ बिलीव टूटने की कोशिश होगी, आपके मौके में स्कोर कम आएगा, आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होगा, लेकिन पेशेंस रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी। वो धीरे धीरे स्कोर इम्प्रूव होगा, धीरे धीरे फ्लक्चुएशन आती रहेंगी, लेकिन आपको डटे रहना है, आपको खड़े रहना है, आपको पढ़ते रहना है, आपको मेहनत करते रहना है। क्योंकि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अपने माँ बापों के सपने पूरे करने हैं। एमटीएस आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, एमटीएस जस्ट इनिशियल है। जब आप एमटीएस निकल लग जाओगे तो एक बेहतर एग्जाम की और तैयारी कर पाओगे, आपको टाइम मिल पाएगा, जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आ पाएगी, आपका जो मेंटल प्रेशर है वो रिलीज हो पाएगा। तो ये द्वार है जो और सपनों की दुनिया के लिए आपके द्वार खोलेगा। एक गेट है जो आगे की सपनों की दुनिया, जो अभी आप सपने नहीं देख पा रहे हो, जब एक बार सिलेक्शन हो जाओगा तब वो सपने देख पाओगे, वो सपने देखने के लिए सक्षम हो पाओगे। अभी जैसे आपको लगता है आप सीजीएल नहीं कर पा सकते, आपके बस की ये चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप एक बार एमटीएस निकाल लोगे फिर आपको सारी चीज़ें और चीज़ें भी पॉसिबल लगने लगेंगी, और चीज़ें भी आसान लगने लगेंगी, और चीज़ें भी आपको ऐसा लगने लगेंगी कि हाँ भाई आप कर सकते हो। आपके और जो ड्रीम की दुनिया है वो बड़ी होती चली जाएगी, और आप अपनी लाइफ में और बड़ा करते हुए चले जाओगे। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो। एमटीएस किसी की भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, सभी की मजबूरी इनिशियल डेस्टिनेशन है, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करनी है।
आई होप आप समझ रहे हो। इसलिए खुद में आत्मविश्वास रखो और मैं लिख के दे रहा हूँ, आप कर सकते हो। जब मुझे आप पर भरोसा है तो आपको खुद पर भरोसा क्यों नहीं है? आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आप मेहनत करोगे, डेली 6 से लेके 8 घंटे तक पढ़ोगे, आप आराम से कर सकते हो। इसी के साथ इस जो हमारी वीडियो थी, इसको ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।